Hello students. इस particular वीडियो में we are going to discuss about how we can use Microsoft Excel for data analysis. तो इस particular वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हो सकता है कि आपके पास सिस्टम ना हो या SPSS डाउनलोड ना हो पाया हो, SPSS इंस्टॉल ना हो पा रहा हो. There can be many possible reasons, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हैवी है, डेटा का साइज बहुत बड़ा है, सॉफ्टवेयर का साइज बहुत बड़ा है और इंस्टॉलेशन मे बी इंस्टॉलेशन इज नॉट टू ट्रिकी, लेकिन मे बी कि आप इंस्टॉल ना कर पाए. बट अगर किसी के पास भी कोई भी सिस्टम है तो उनके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये तो अवेलेबल है. तो इवन तो हमने में रिसर्च लैब में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करके एनालिसिस सीखा था, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वापस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ. तो बहुत बेसिक चीजें हैं और जितना आपको रिक्वायर्ड है एनालिसिस के लिए वो सारी चीज पॉसिबल है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्क्रीन है. इसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे चीज आपको इस पैन में, इस विंडो में दिखता है, जिसमें सारी चीजें इस एक्सेल में सारी चीजें की जा सकती हैं. और ये इतना ज्यादा सपोर्टिव है एक्सेल, जितना आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसमें करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज या कंट्रोल या होल्ड एक्सेल में आएगा. तो बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं. जैसे यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनमें डेटा एंटर किया जा सकता है, इसमें कुछ भी टाइप किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप जरूरत है तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो और शीट्स क्रिएट हो सकते हैं. यहाँ पे देखिए पेस्ट करने का ऑप्शन है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर का ऑप्शन है. क्या चीजें होती है, जब जरूरत पड़ेगी आपको बता दिया जाएगा. ये फॉन्ट का टाइप है, इसमें देखिए सारे फॉन्ट के टाइप आ सकते हैं. फॉन्ट साइज इसमें सेलेक्ट किया जा सकता है, साइज सेलेक्ट किया जा सकता है, जो आप टाइप करेंगे उनका साइज सेलेक्ट किया जा सकता है. इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. अंडरलाइन में आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं वो ऑप्शन अवेलेबल है. आप बॉक्स बनाना चाहते हैं, कैसा बॉक्स बनाना चाहते हैं, कलरफुल बनाना चाहते हैं, सारी पॉसिबिलिटी इसमें है ना, ये सारी पॉसिबिलिटी है. तो जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते जाऊंगा. तो चलिए एक मैंने डेटा लिया और लेट्स से ये डेटा है और इसमें ये मैंने नेमिंग की है, ये शीट की नेमिंग की है. तो शीट का अगर नेम करना है तो इसको क्लिक करिए, राइट क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपको दिखेगा इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, व्यू कोड, प्रोटेक्ट शीट, ऐसे बहुत सारी चीजें. तो प्रोटेक्ट बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल. टैब का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो लेट्स से रेड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे ये रेड कलर हो गया. इसी तरीके से सपोज आप कोई और कलर करना चाहते हैं, लेट्स से ब्लू कर ग्रीन कर दिया तो ये ग्रीन कलर हो गया. तो इस तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है. या आप शीट को कुछ नाम देना चाहते हो तो रीनेम करिए. A3 लेट्स से मैंने एक रीनेम कर दिया. तो ये सारी पॉसिबिलिटी है. अब सपोज आपके पास ये डेटा है, इस पे आपको एनालिसिस करना है और आप चाहते हैं कि ये रॉ डेटा है तो इस पे वर्क ज्यादा ना करें कि रिस्की हो सकता है, या डेटा को आप कॉपी करना चाहते हैं. तो कॉपी करने के दो तरीके, देखिए दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको सिखा देता हूं. एक तरीका यह है कि आप पूरे शीट को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल C करिए और जहां पे भी आपको कॉपी करना है वहां पे ले जाके कंट्रोल V पेस्ट करिए. इसके अलावा एक तरीका यह है कि आप यहां पे इस शीट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां दिखता है मूव 1 2 3 4th में मूव और कॉपी. तो जैसे मुझे यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे बुक 1 है और भी कोई शीट होगा तो यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है. लेट्स से A1 को मुझे कॉपी करना है तो इसको सेलेक्ट किया, A2 कॉपी करना हो तो इसको सेलेक्ट करता है, जो भी. लेट्स से A1 को कॉपी करना है, इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट अ कॉपी. तो जैसे आप क्रिएट अ कॉपी करेंगे वही चीज कॉपी होगी. देखिए ये था A1 का और यहाँ पे A1 का एक सेकंड कॉपी बना दिया.
इस तरीके से आप एक शीट को कॉपी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सपोज आप इसी को डिलीट करना चाहते हैं, इस शीट को, तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, डिलीट हो गया, तो पूरा शीट गायब हो गया। लेट्स से आप इसे कॉपी करना चाहते हैं, राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, क्रिएट अ कॉपी, कॉपी हो गया। आप चाहते नहीं ये वाला जो है ये यहां कहीं है, तो आप जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट टैब दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, जहां पे भी आपको मूव करना है ना, यहाँ पे देखिए ये इंडिकेशन दिख रहा है, यहां मूव करना है, यहां से आपको मूव करके यहां लाना है, यहां। तो अगर आपको मूव करना है तो मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं, जैसे आपको इनका एवरेज निकालना है, इक्वल टू AVRAGE, एवरेज लिखेंगे, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। अब क्या ऑप्शन आ गया, इक्वल टू एवरेज लिखा, देखिए फिर से स्केप, इक्वल टू AVRAGE, एवरेज किया, इसको सेलेक्ट किया और यहां से जितने भी नंबर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, एंटर। तो ये आपके पास ये एवरेज मार्क्स है। सपोज आपको इसमें से देखना है तो ये एवरेज मार्क्स आ गए। सपोज आपको सभी को ऐड करना है, इक्वल टू सम कर दीजिए, सम का ऑप्शन आ गया, इनको सेलेक्ट करिए, एंटर, सम आ गया। सपोज आप इसमें से ये देखना चाहते हैं किसका हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है। अगर आपको देखना, एक तरीका यह है कि आप डायरेक्टली इसकी शॉर्टिंग कर दीजिए। शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, आप चाहते हैं कि जो ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर फिक्स रहे और लेकिन ये जो मार्क्स हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट हो जाए। तो आप इन नंबर को सेलेक्ट करिए, नंबर को सेलेक्ट करिए, एकदम राइट कॉर्नर में जाएंगे तो आपको दिखेगा शॉर्ट एंड फिल्टर। तो इसमें जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सपोज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। ये बोलता है एक्सपैंड द सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ये इसका शॉर्टिंग तो करेगा एज वेल एज इसको भी मूव करेगा। तो देखिए इसको किया तो ये आ गया। अब इसमें एक दिक्कत है कि जो आपने फॉर्मूला वाला लिया था वो भी इसमें आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्टिंग करने से पहले ये इनको हटाना पड़ेगा। फिर इसको सेलेक्ट करिए, इसको यहां से यहां सेलेक्ट करिए, या डायरेक्टली आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसकी शॉर्टिंग होगी। इसके साथ साथ ये रोल नंबर की भी शॉर्टिंग, देखिए कंट्रोल Z किया मैंने, ये ओरिजिनल था, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेट्स से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मुझे सेलेक्ट करना है, एक्सपैंड द सिलेक्शन करना है, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसमें जैसे हम इसमें सम करना चाहते हैं तो इक्वल टू SUM किया और इसको सेलेक्ट कर दिया, सम हो गया। एवरेज करना चाहते हैं तो इसमें एवरेज लिखिए, सेलेक्ट करिए, एवरेजिंग हो गई, सम हो गया, एवरेज हो गया। अब इसमें डेविएशन निकालना चाहते हैं, डेविएशन निकालना चाहते हैं लेट्स से, तो यहां पे आप STD डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालना चाहिए। हो सकता है ना आपको डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ रही हो, तो STDE स्टैंडर्ड डेविएशन ये ऑप्शन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पॉपुलेशन है, दिस इज फॉर सैंपल है, नॉन पॉपुलेशन, अननोन पॉपुलेशन है। तो इसमें से आप एक सेलेक्ट करिए, नंबर सेलेक्ट करिए और एंटर, तो आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगी। और वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप अगर ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर रूट के लिए होता है, स्क्वायर करने के लिए आपको ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेरिएंस मिल गया, वेरिएंस मिल गया यहाँ। तो आपका यहाँ पे टोटल सम मिल गया, एवरेज मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, वेरिएंस मिल गया, ये सारी चीज पॉसिबल है एक्सेल में, सारी चीज पॉसिबल है। इसके अलावा इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है अगर आपको देखना है ना, तो मैक्सिमम नंबर अगर आपको देखना है उसको सेलेक्ट किया, तो मैक्सिमम नंबर क्या किया मैंने, देखिए इक्वल टू मैक्स। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा जब मैं सेलेक्ट करूंगा, जितने भी नंबर है इसमें, है ना, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा डेटा है उसमें से आप
मैक्सिमम नंबर ढूंढना चाहते हैं तो एक तो तरीका है कि आप इसको सॉर्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका इसमें मैक्सिमम नंबर कितना है तो इक्वल टू मैक्स करके सेलेक्ट करेंगे तो 49 इज मैक्सिमम। इसी तरीके से मिनिमम ढूंढना है तो मिनिमम कर दीजिए, है ना। पूरा डेटा सेलेक्ट करिए, पूरा डेटा सेलेक्ट करिए तो इस डेटा में से पूरे मिनिमम नंबर, जो भी मिनिमम नंबर हो, तो 49 इज मैक्सिमम एंड 20 इज मिनिमम। तो ये सारी चीज मिल सकती है, ये सारा चीज इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा अगर कोरिलेशन लेना है, लेट्स से कहीं पे आपको कोरिलेशन की जरूरत पड़ रही है तो इक्वल टू CORREL, कोरेल, कोरिलेशन, दो डेटा के बीच में कोरिलेशन। जैसे एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में कोरिलेशन, कि कितना कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया और कितना सेल्स आया है, उनके बीच में कोई कोरिलेशन देखना है। या कितना इंसेंटिव दिया और कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उनके बीच में कोई कोरिलेशन देखना है। या एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी गई, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उनके बीच में कोरिलेशन देखा। हाउ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, तो उसके लिए आप कोरेल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो कोरेल फंक्शन किस तरीके से यूज होगा, जैसे यहाँ पे तो मैंने इनका कोई कोरिलेशन नहीं बनना चाहिए, बट स्टिल लेट्स से ये जो है इसको हम एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस मान लेते हैं और ये सेल्स मान लेते हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस और ये सेल्स, ये लेट्स से ये लैख में, और इनके बीच में आप कोरिलेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या डालिए, जहां पे भी आपको चाहिए, CORREL, कोरेल। और अरे 1 और अरे 2 दोनों को सेलेक्ट करना है, कॉमा पहला सेलेक्ट कर लिया और दूसरा इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये कोरिलेशन मिल जाता है। दिस इज कोरिलेशन वैल्यू। तो कोरिलेशन से ये पता चलता है, नॉर्मली कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो -1 to +1 के बीच में वेरी करती है, -1 to +1 के बीच में वेरी करती है। तो और ये बताता है कि दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये वेरिएबल के बीच में रिलेशन 0.03, मतलब अगर परसेंटेज के टर्म में बात करें तो परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो लेट्स से इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो 3% है इसका, और अगर डेसिमल में निकालना है तो 3.18% इसका कोरिलेशन है। इसका मतलब यह है कि अगर एडवर्टीजमेंट में 1 रुपए का खर्च करें तो 3% का मतलब 3 पैसे का सेल्स में इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरीके से कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब आप हायर स्टैटिस्टिकल टूल यूज करना चाहते हैं, हायर स्टैटिस्टिकल टूल जैसे कि chi-square, ANOVA, t-test, z-test, 1 वे ANOVA, 2 वे ANOVA, 2 पॉपुलेशन का, सिंगल पॉपुलेशन का, जो हमने स्पेसेस में किया था, जो भी हमने एक्सरसाइज रिसर्च लैब में किया था, ये सारी चीजें पॉसिबल एक्सेल में, ये सारा चीज पॉसिबल है। तो इसको करने के लिए यहां देखेंगे, लेट्स से मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूं, लेट्स से इन्हीं डेटा के ऊपर हम लोग करते हैं। तो यहां पे आपको एक दिखता है ऊपर, अगर आप देखेंगे तो डेटा दिखता है। डेटा को क्लिक करेंगे तो राइट साइड में डेटा एनालिसिस और सॉल्वर, ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। एनालिसिस, यहां देखेंगे एनालिसिस। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक्सेल में ये चीज न दिख रही, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एड ऑन है। एड ऑन मतलब एडिशनल चीजें हैं जो आपको ऐड करना पड़ता है। अब ऐड कैसे करें, तो ऐड करने के लिए आप यहां पे जाएंगे, यहां पे जो फर्स्ट है उसको क्लिक करेंगे। कहां किया मैंने, देखिए ये जो ऊपर दिखता है इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके का दिखेगा, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश। यहां पे आपको दिखेगा एक्सेल ऑप्शंस, एग्जिट एक्सेल है या एक्सेल ऑप्शंस। तो एक्सेल ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे। एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके की एक विंडो दिखाई पड़ेगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, प्रूफिंग, सेव, एडवांस, यहां पे आपको दिखेगा एड इंस, ये एडिशन है, एड ऑन है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो दिखता है। इस विंडो में एक्सेल एड इन
एक्सेल एड इन, यहाँ पे आप देखिए नीचे, यहाँ पे आना चाहिए एक्सेल एड इन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे बहुत सारा चीज दिखता है, उसमें एक्सेल एड इन सेलेक्ट करेंगे और इधर ऊपर देखेंगे तो ये सारी चीजें दिखती हैं, है ना। एनालिसिस टूल पैक, सॉल्वर एड ऑन, एनालिसिस टूल पैक, वीबीए, है ना। ये बहुत सारी चीज, यूरो करेंसी टूल, हेडर्स एंड फुटर्स, ये सारी चीजें हैं जो मेरे एक्सेल में तो एडेड है, मेरे एक्सेल में एडेड है। अगर किसी में ऐड नहीं है तो वो क्या कर सकता है कि जैसे सपोज नहीं है ऐड, तो इसको सेलेक्ट करेगा, यहां कहीं रहेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, गो करेंगे और जैसे ही गो करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, है ना। यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक, वीबीए, कंडीशनल सम विजार्ड, यूरो करेंसी टूल्स, इंटरनेट असिस्टेंट वीबीए, लुकअप विजार्ड, सॉल्वर एड इन। तो हमें इन सब की अभी जरूरत नहीं है। हम एनालिसिस टूल पैक, जैसे ये अनचेक्ड रहेगा, इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो वो थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगा उसको ऐड ऑन करने के लिए, और आपको फिर डेटा में राइट साइड में यहां दिख जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि यहां मेरे केस में यहां लिखा हुआ दिख रहा है डेटा एनालिसिस या सॉल्वर एनालिसिस के अंदर, कई केस में ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा, केवल ये एक सिंबल दिखेगा, ये जो है ना, ये वाला सिंबल, केवल ये सिंबल दिखेगा। उस सिंबल को क्लिक करेंगे, दैट इज नथिंग बट डेटा एनालिसिस। अब इस डेटा एनालिसिस को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट अवेलेबल है। देखिए, अनोवा सिंगल फैक्टर, अनोवा 2 फैक्टर विद रेप्लिकेशन, 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन, जो हमने 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा किया था, वो सारी चीजें। कोरिलेशन अवेलेबल है, कोवेरियंस अवेलेबल है, जो हमने यहाँ पे अभी एक्सेल में फॉर्मूला डाल के किया, ये डायरेक्टली अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि आपका डेटा नॉर्मल है, नहीं है नॉर्मल, और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उसका स्कैटर्ड प्लॉट कैसा है ना, वो सारी चीजें बताता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता सकता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल पीपल जो स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज करना चाहते हैं कि 3 दिन के बाद स्टॉक मार्केट कहाँ होगा, पास्ट 3 दिन में स्टॉक मार्केट कहाँ था, 2 दिन पहले कहाँ था, ऐसा कुछ मूवमेंट देखना चाहते हैं, तो वो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को यूज कर सकते हैं। एफ टेस्ट टू सैंपल फॉर वेरिएंस, दिस इज अगेन फॉर अनोवा किया जा सकता है। फूरियर एनालिसिस में बी नॉट एप्लीकेबल फॉर यू, फूरियर एनालिसिस आपको अभी जरूरत तो नहीं है। इसके अलावा हिस्टोग्राम, जहां पे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है हिस्टोग्राम फॉर्म में, बार फॉर्म में, कि आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हिस्टोग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल और इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा होगा, 2 टाइम्स का 4 टाइम्स, 16 टाइम्स, 32 टाइम्स, ऐसा वेरिएशन अगर आ रहा है एक्सपोनेंशियल है। और 2 का 4 हो रहा है, 4 का 8 हो रहा है, 8 का 16 हो रहा है, मूविंग एवरेज, या 2 का 3, 3 का 5, 5 का 6, 6 का 8, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मूविंग एवरेज वो निकाला जा सकता है। रैंडम नंबर जनरेशन, ये रैंड फंक्शन जो हम यूज करते हैं, या हमने यूज किया था, लैब में यूज किया था, ये जो डेटा आप रैंड फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। रैंक एंड परसेंटाइल कैलकुलेशन करना है या रैंकिंग करना है, जो अब आपके पास डेटा है उसकी रैंकिंग करना है, तो रैंक एंड परसेंटाइल अवेलेबल है। रिग्रेशन है ना, जो लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन है, रिग्रेस करना है वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिग्रेस करना है, तो रिग्रेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। सैम्पलिंग मीन्स सैंपल सिलेक्शन कैसा है आपका, उसकी प्रॉपर्टी अगर हमें चाहिए तो सैम्पलिंग मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट, एसपीएसएस में जैसा मैंने आपको बताया था कि एसपीएसएस में केवल टी टेस्ट होता है, वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि टी और जेड क्या है, कि लेस देन 30, ग्रेटर देन 30 सैंपल साइज का, ये कोई डिस्टिंग्विश या कोई डिफरेंशिएशन एसपीएसएस में नहीं है। ये एक्सेल में है या आपके फॉर्मूले में है, ये कैलकुलेशन फॉर्मूले में है, तो एक्सेल में आपको ये टी और जेड टेस्ट अलग अलग दिखता है। जैसे टी टेस्ट आप देखेंगे तो टी टेस्ट पेयर्ड टू सैंपल फॉर मीन्स, पेयर्ड टू सैंपल मीन्स ये
अगर आपका सैंपल जो है मोर देन वन सैंपल है ना, 2 और ग्रेटर देन 2 सैंपल के लिए, मोर देन 1 सैंपल के केस में पेयर्ड 2 सैंपल टेस्ट करते हैं, या 2 सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, 2 सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, जैसे टायर का एवरेज लाइफ वाला केस था, तो उसमें ब्रांड 1 ब्रांड 2, तो कंपेयरिंग की दोनों का जो एवरेज लाइफ ऑफ टायर वो सेम है, तो 2 सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, या 2 सैंपल अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस, है ना। आप जरूरी है ना कि μ1 इक्वल टू μ2 रहे, मीन लाइफ दोनों का सेम रहे, आप ऐसा अजम्पशन ले सकते हैं कि मीन लाइफ दोनों का अलग हो, तो उसमें आपको वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी कितना अलग है, तो अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस ये लिया जा सकता है, या जेट टेस्ट लें व्हेन द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, तो एक्सेल में इसको जेट टेस्ट के थ्रू एनालाइज किया जाता है, तो जेट टेस्ट फॉर 2 सैंपल फॉर मीन्स, तो आप यहां देख रहे हैं इससे ज्यादा आपने किया ही नहीं है, और यही चीजें लैब में बताई गई थी, लैब में ये सारे टेस्ट किए गए थे, हमने लैब में ये सारी चीजें हमने की थी, चाहे वो इवन हमने काई स्क्वायर किया था, काई स्क्वायर, अनोवा, टी टेस्ट, जेट टेस्ट, हिस्टोग्राम बनाना सीखा था, कोरिलेशन निकालना सीखा था, रिग्रेशन हमने नहीं किया था क्योंकि रिग्रेशन आपके कोर्स में थियोरेटिकल पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट में नहीं था, तो अगर कोई रिग्रेशन करना चाहता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का कोई रिलेशन बनाना चाहता है, तो दे कैन गो फॉर रिग्रेशन एनालिसिस। तो कोई भी अगर लेट से कोई भी टेस्ट करना है, लेट से हम कोई भी एक टेस्ट ले लेते हैं, लेट से आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो इस तरीके की विंडो आएगा। विंडो बोलता है इनपुट रेंज, तो इनपुट रेंज मतलब कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है, फिर इसमें ग्रुप बाय बोलता है, कॉलम वाइज ग्रुपिंग कैसे करनी, कॉलम वाइज या रो वाइज, लेबल कुछ करना है तो अगर लेबल को क्लिक करेंगे तो लेबल करेगा, रो को लेबल करेगा, आउटपुट कैसे लेना है, आउटपुट रेंज डिफाइन करना, नए वर्कशीट में चाहिए या न्यू वर्कबुक में चाहिए या नए वर्कशीट में, न्यू वर्कबुक और नए वर्कशीट का डिफरेंस क्या है, न्यू वर्कशीट और न्यू वर्कबुक का क्या मतलब है, अगर आप वर्कशीट सेलेक्ट करते हैं तो ये वर्कशीट्स कहलाते हैं, है ना, A1, A2, A3, शीट 4, शीट 5, ये वर्कशीट्स कहलाते हैं, और न्यू वर्कबुक अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अलावा जो आउटपुट है एक नए एक्सेल में ओपन होगा, शीट में ओपन नहीं होगा, ये नया शीट्स हैं, लेकिन अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो एक नया वर्कशीट ओपन हो जाएगा, एक नया एक्सेल ओपन हो जाएगा, और समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप चेंज करना चाहें तो कॉन्फिडेंस लेवल चेंज कर सकते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट अगर सेलेक्ट करना चाहे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, द फॉर्मूला इन दिस वर्कशीट कंटेन्स वन और मोर वैलिड रेफरेंस हो गया। तो लेट से पहले ये शीट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो शीट मैंने सेलेक्ट किया यहां से यहां तक, एंटर करिए, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से आएगा, एक से ज्यादा शीट होगा तो एक से ज्यादा डेटा होगा तो उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, मैंने एंटर कर दिया। अब आप इसमें ये सारे सिलेक्शन कर सकते हैं, है ना, ये सारे सिलेक्शन कर सकते हैं, डेटा सेलेक्ट हो गया। आप न्यू वर्कशीट में लेते हैं आउटपुट, न्यू वर्कशीट में समरी स्टैटिस्टिक्स भी चाहिए मुझे, कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन 95% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, या 5% एलएवएस है, 10% चाहिए, 15% चाहिए, जो भी चाहिए आप उसके बेसिस पे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर मुझे चाहिए, एक स्मॉलेस्ट नंबर मुझे चाहिए। तो इस तरीके से आप जो भी आपको एनालिसिस करना है, जैसे यहाँ पे मैंने केवल सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है, तो ये सब सिलेक्शन करने के बाद ओके कर दीजिए। तो जैसे ओके करेंगे तो एक नए, देखिए मैंने नया वर्कशीट सेलेक्ट किया था, तो वर्कशीट नंबर 8, ये 8 ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और हमने एक डिलीट कर दिया, याद है हमने एक डिलीट किया था शीट, वो 7 था और ये 8, तो 8th वर्कशीट में ये आ गया। अब इस 8th वर्कशीट में दिस इज माई डिस्क्रिप्टिव। अब इसको देखिए थोड़ा सा सुंदर बनाया जाए, क्योंकि जब आप रिपोर्ट में लिखेंगे तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इसको आप नामकरण करना चाहें तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ये मर्ज करेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं आप समरी या डिस्क्रिप्टिव, जो भी आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव
आप बोलते नहीं इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, बोलते नहीं इसका बैकग्राउंड किसी और कलर का होना चाहिए, कर देते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन पॉसिबल। आप चाहते हैं कि ये जो डिजिट आया है वो इतने लंबे ना हो, ऑब्वियसली ये 1 डेसिमल के साथ अच्छा लगता है, तो 1 डेसिमल में आप यहाँ पे देखिए 1 डेसिमल में कर दीजिए, इसको ऐसे करते जाएंगे, सेलेक्ट करते जाएंगे तो डेसिमल वो डिफाइन करता है। तो 1 डेसिमल या 2 डेसिमल जितना भी आपको लेना है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी की यूनिफॉर्मिटी दिखती है। अब आपको दिख रहा है कि ये इस साइड है, आप चाहते हैं ये सेंटर में है, तो यहाँ इसको सेंटर में सेलेक्ट करिए, ऊपर कर दीजिए। तो ये सारी चीज पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मीन मिल गया जो हमने पहले ही निकाला था मीन, स्टैंडर्ड एरर मिल गया, मीडियन मिल गया, मोड मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, वेरिएंस मिल गया, कर्टोसिस जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा, स्क्यूनेस जो आपके टेल के नेचर को बता रहा है, रेंज बता रहा है, रेंज कहां से कहां तक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सम क्या है, काउंट कितने डेटा है, 20 डेटा है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये सारी चीज इसने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बता दी है। तो आप अपने डेटा का डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे और हर एक का इंटरप्रिटेशन लिख दीजिए कि द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस मच, द रेंज इज सो एंड सो, स्क्यूनेस इज दिस मच। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बेसिस पे आप बता दीजिए कि वेदर योर डेटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, जो भी है। तो सारी चीजें यहां से की जा सकती है। इसके अलावा जो भी आपको टेस्ट करना है, बाकी कोई भी टेस्ट अगर करना है तो वही चीज कहां जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा एनालिसिस में जाएंगे, और डेटा एनालिसिस में लेट्स से कोवेरियंस, आपको केवल कोवेरियंस लेना है तो कोवेरियंस को सेलेक्ट करिए। कोवेरियंस के लिए यहां पे इनपुट रेंज बोल रहा है, तो कोवेरियंस इज ऑलवेज फॉर 2 डेटा, इसको सेलेक्ट किया। अब आपको आउटपुट कहां चाहिए, तो न्यू वर्कशीट में मैंने किया, ओके किया, तो ये कोवेरियंस मिल गया, कॉलम 1 का कोवेरियंस, कॉलम 2 का कोवेरियंस, तो ये कोवेरियंस मिल गया। इसी तरीके से कोई और टेस्ट अगर करना है, कोई और टेस्ट करना है, लेट्स से कोवेरियंस हो गया, कोरिलेशन, लेट्स से कोरिलेशन निकालना, कोरिलेशन निकालना, तो हमने इसको सेल्स माना, लेट्स से इसको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मान लिया और इसको सेल्स मान लिया, लेट्स से इसकी वैल्यू और कुछ चेंज कर देते हैं, 3, 5, 8, 9, रैंडम कुछ कर देते हैं, 7, 10, 11, 9, 8, 15, 14, 6, 23, अलग अलग कुछ कर देते हैं, 23, 33, 26, ऐसा अलग अलग डाल दिया। तो एडवर्टीजमेंट है और ये सेल्स है। अब आप चाहते हैं कि इनके बीच का कोरिलेशन निकाला जाए, तो आप कोरिलेशन को सेलेक्ट करिए, वो बोलेगा इनपुट रेंज क्या है, तो कोरिलेशन इन दोनों का रिलेशन चाहिए, तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। आउटपुट मुझे कहाँ चाहिए, तो ये कोरिलेशन बता देगा, ये कोरिलेशन बता दिया, ये कोरिलेशन है, दोनों के बीच का कोरिलेशन, 1 और 2 के बीच का ये कोरिलेशन है, ये 1 और 1 के बीच का 1 आना चाहिए, 2 और 2 के बीच का 2 आना चाहिए, और 1 और 2 के बीच का दिस इज द कोरिलेशन 0.19 या 19%। अगर आप इसे परसेंटेज टर्म में लेना चाहें तो यहाँ पे परसेंट सेलेक्ट करेंगे, तो ऑलमोस्ट 20% दिख रहा है, इसको डेसिमल में कर देते हैं, 19.6 दिख रहा है, 2 डेसिमल में 19.59%, तो ये कोरिलेशन हो गया। तो ऐसे जितने भी आपको टेस्ट करने हैं, जो भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर टेस्ट आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डेटा कलेक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, उसके बेसिस पे आप ये सारे टेस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हिस्टोग्राम लेते हैं, हिस्टोग्राम, तो आपने इनपुट रेंज लिया, लेट्स से इसको यहां से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, बिन रेंज की जरूरत नहीं है। आपको इसमें क्या बनाना है, पैरेटो सॉर्ट हिस्टोग्राम है, क्यूमुलेटिव है, चार्ट ऑप्शन आउटपुट है, एंटर। हिस्टोग्राम इनपुट रेंज नॉन न्यूमेरिक, अच्छा नॉन न्यूमेरिक हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, यहां से यहां ले लेते। तो ये देखिए ये हिस्टोग्राम बन गया है ना। हिस्टोग्राम में ये सारा इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो रेंज क्या, रेंज बना लिया उसने, बिन बना लिया है ना, ये सारे चीज इसमें पॉसिबल।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, क्यूमुलेटिव परसेंटेज बता दिया उसने, जैसे यहाँ से 3, 14.5, 26, 37.5, 14.5, ये उल्टा करके 14.5, 37.5, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस में कर दिया, ये उसका परसेंटेज है। ये हिस्टोग्राम यहाँ बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता रहा है और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ये एवरेजिंग ले रहा है, एवरेजिंग 14.5, 37.5, 26 मोर 3। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। तो जो भी आपका डेटा है उसमें जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत है, तो वो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिग्रेशन में भी ये डेटा, लेट्स से रिग्रेशन भी अप्लाई करते हैं, रिग्रेशन भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इनपुट रेंज y कौन है, y एंड x, तो यहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और सेल्स क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एडवर्टीजमेंट है। सेल्स एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, एडवर्टीजमेंट सेल्स पे थोड़ा डिपेंड कर रहा है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, y डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टीजमेंट। जो भी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे लेट्स से 95 कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करते हैं, और भी रेजिडुअल प्लॉट है, लाइन फिट प्लॉट्स है, नॉर्मलिटी प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स हैं, ये सारे सिलेक्शन है। आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिग्रेशन का टेबल मिलता है। इस रिग्रेशन टेबल में आप देखिए, ये इसमें अनोवा पार्ट आता है, पहले अनोवा पार्ट आता है, अनोवा जो हमने डिस्कस किया था, है ना, एफ वैल्यू जो कैलकुलेट करता है, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ स्टैटिस्टिक्स, वो सारा चीज। यहाँ पे ये रिग्रेशन की समरी देता है, रिग्रेशन की समरी, मल्टीपल आर स्क्वायर की वैल्यू, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर, ऑब्जर्व्ड डेटा, और ये फिर रिग्रेशन का रिलेशन बताता है, इंटरसेप्ट, स्टैंडर्ड एरर, टी स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यू, जिसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू टेक डिसीजन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रिग्रेशन जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स भी एक्सेल में अवेलेबल है। तो ऐसा जरूर नहीं है कि आपके पास एसपीएसएस नहीं है तो आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक्सेल यूज करिए, यू नीड नॉट टू कैलकुलेट, एक्सेल यूज करिए। एक्सेल में इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, आप देख रहे सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पे किए जा सकते हैं। तो आज यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो जब भी हम लाइव क्लास लेंगे उसमें जो भी डेटा होगा, मैं डेटा को दोनों में एनालाइज करना सिखाऊंगा। इवन तो मैंने लैब में ये दोनों चीज एनालाइज करना सीखा है, तो हम डेटा को दोनों एनालाइज करना सीखेंगे, एक्सेल में भी सीखेंगे और एसपीएसएस में भी सीखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, पूछिए। थैंक यू वेरी मच।